फॉर्मेशन एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब हम डिसोसिएशन के टर्म में लेकर चल रहे हैं। ठीक बात। कहा गया एक मोल बॉन्ड को, किसको? एक मोल बॉन्ड को, जो कि गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और वो ब्रेक होगा अपने रिस्पेक्टिव गैसियस एटम में या गैसियस स्पेशीज में, उस लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट बात है कि तोड़ेंगे किस में? गैसियस स्पेस में। तो लिखिएगा amount of energy required, amount of energy required to dissociate one mole bond, यानी कि बॉन्ड जो है वो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। वन मोल बॉन्ड या वन मोल ऑफ बॉन्ड बोल दो, ऑफ बॉन्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव गैसियस एटम ऑब्लिक स्पेशीज called bond dissociation एनर्जी, जिसको BD ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये एक प्रकार से ऐसी एनर्जी है कि मान लो मॉलिक्यूल ये है A2, बात समझना। तो इसका एक मोल ले लिया गया और हमने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। जब तोड़ा तो हमने इसको इसके रिस्पेक्टिव गैसियस एटम में अगर तोड़ा, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने इसके कितने मोल ले रखे हैं? एक मोल। तो जो एनर्जी लगेगी उसे मैं क्या बोलूंगा यहां पर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जाहिर सी बात है कि इसका जो डेल्टा H होगा फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है हमें बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोल देंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार डाई एटॉमिक हो, दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग यहां कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर एवरेज बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस केस में हम एवरेज एनर्जी ले लेते हैं।
यानी कि सीधा सा फंडा है। अगर जैसे बात की जाए, मान लीजिए मीथेन एक मॉलिक्यूल है, तो मीथेन में अब हमको पता है कि कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अब ये तो पॉली एटॉमिक हो गया। तो यहां जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हर एक के लिए लगने वाली एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि बॉन्ड टूटते जाएंगे, अगला बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कम लगेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, सारी एनर्जीज को ले लिया जाता है। जैसे यहां x1 लगा, यहां x2 लगा, यहां x3 लगा और यहां x4 लगा। तो यहां पर अगर मुझसे कोई पूछेगा मीथेन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैं यहां एवरेज ले लूंगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और किसी एक बॉन्ड के लिए ही बात हो रही होगी, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो वहां पर हम इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कौन सी वाली एनर्जी बोलेंगे, एवरेज वाली। अभी केमिकल बॉन्डिंग में एवरेज वाला नहीं है, अभी आपके में डायटोमिक ही है। थर्मोकेमिस्ट्री में ये आएगा एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, एक में 100 लगा, दूसरे में मान लो 80 लगा, फिर 70 लगा, फिर 60 लगा, तो कौन सा वाला माने? तो जवाब है क्या कि आप चारों का सम डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो एवरेज ले लो, बात खत्म हो गई वहां पे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस पूरे खेल में केवल और केवल इतनी है कि जब भी टूटे, किसमें टूटे, गैसियस में टूटे। अगर एक्वस में है, सॉलिड में है, तो हम उस एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। तो याद रखना है, यहां लिख लीजिएगा कि अगर टूटेगा तो किसमें टूटना चाहिए, गैसियस में टूटना चाहिए, गैसियस फॉर्म में टूटना चाहिए। इस पर एक सवाल भी करा दे रहे हैं, वो सवाल थर्मोकेमिस्ट्री का मान लिया जाता है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अच्छा, एक बात तय है, जितनी भी एनर्जीज हम लोग ले रहे हैं वो सब पर मोल डिफाइंड है। क्लियर है बात? केवल एक ही एनर्जी ऐसी है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो एसिड और बेस के साथ हम लेते हैं, वो पर इक्विवेलेंट डिफाइंड होती। इक्विवेलेंट तुम जानते ही हो, नॉर्मेलिटी का फैक्टर आता है वहां पे। बाकी सारी एनर्जीज जितनी भी हैं वो सब हम लोग क्या लेते हैं, पर मोल लेते हैं, चाहे कोई भी एनर्जी आपकी। आइए सर, क्वेश्चन लिखिएगा, तो यहां से वो बात क्लियर हो जाएगी। विच रिप्रेजेंट्स या विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? कौन सी रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी? पहली है सर, H2O है और ये ब्रेक हो रहा है H गैसियस प्लस OH गैसियस। दूसरा है H2O है, ये ब्रेक हो रहा है H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तीसरा है वाटर है, H प्लस गैसियस OH माइनस गैसियस। चौथा है वाटर है, ब्रेक हो रहा है 2H प्लस गैसियस प्लस O माइनस 2 गैसियस। 4 रिप्रेजेंटेशन हमने आपके सामने रखे। ठीक बात है सर, देखिएगा, कर लिया है सवाल सबने।
डेफिनेशन एक बार देख लीजिए जरा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव गैसियस एटम, यानी न्यूट्रल फॉर्म होनी चाहिए। और या अगर स्पेशीज की बात करें तो 2 एटम का कॉम्बिनेशन। आयन की बात नहीं हुई है, इसका मतलब गैसियस हो और आयन ना हो। इसका मतलब सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। यहां पर हम थर्ड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये किस फॉर्म में है? आयन की फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? याद रखना, यहां बगल में लिख लीजिएगा, बॉन्ड टूटे और गैसियस एटम मिले या स्पेशीज आयन नहीं, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत सीधा सा फंडा है। अब ये डब्बा वो है जो सवालों को गलत करने से बचा लेगा, बाकी तो कराम कहानी चलती रहे। बॉन्ड लेंथ के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कंसीडर नहीं करते हैं, बहुत क्लियर कट बताया है। याद रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में निकालते समय बहुत क्लियर लिखिएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और जो कि ज्यादातर किसके बीच में होता है? बिटवीन लोन पेयर, कंसीडर करते हैं। यानी आपको इस फैक्टर को कंसीडर करना है। क्लियर है मामला? बहुत क्लियर कट लिखाया है, ध्यान रखना है। जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे तो हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कंसीडर करेंगे। अब यहां पर इसके आगे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखिएगा कहानी और बताइएगा कि मामला क्या है। चलें सर, आइए। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी, सीधी सी बात है। अब ये बताइएगा, बॉन्ड लेंथ जिन फैक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा। क्लियर है मामला? दूसरी बात, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। साइज जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, तो इसका मतलब साइज जितना ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? इसलिए पहले ही कोरिलेट कर दिया है कि आगे के फैक्टर्स बहुत आराम से कर ले जाएं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा।
कम नहीं, ज्यादा। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा तो तोड़ने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं ये इस तरीके से करा रहा हूं कि आप पिछली वाली चीजों को कैरी करके आगे चले। ये नहीं आप सोचे कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ इतना फैक्टर आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती। तो जितने फैक्टर बॉन्ड लेंथ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, और जितने फैक्टर उस बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे वो सब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है मामला? कितने से सवाल बना ले जाए? इतने से काम शुरू कर देंगे। आइए सर, क्वेश्चन लिखिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा एक बात समझ लीजिए, अगर वो डिसोसिएशन एनर्जी लिख दे या कहीं फंसाने के लिए केवल क्या लिख दे, बॉन्ड एनर्जी, तो एक ही बात है सर, है ना? यहां पर भी और करके लिख लेना, क्योंकि काफी मंदबुद्धि छात्र हो आप कहोगे कि आपने बॉन्ड एनर्जी तो पढ़ाया ही नहीं हमको। खुश बहुत तगड़े से हो जाते हो, हाँ, तारीफ होती है तुम्हारी, खुश हो जाते हो तुरंत। पहला है सर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन सिंगल बॉन्ड एन। जैसा हमने लास्ट टर्न पे किया था, आप आंसर भी बताएंगे और फैक्टर भी बताएंगे कि आपने इतने सारे फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर देखकर यह काम किया। हट जाओ, सीओ साहब आए, हट जाओ, हाँ समझ लो, हाँ। अभी तो ये है नहीं, तब इतनी रंगबाजी में है, कहीं ये बन गए कुछ, ये जीना हम हराम कर देंगे आदमी का। इधर आओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे बैठा लो, उसकी बेचारे के इमोशंस जुड़े हैं उस सीट से, कनेक्शन है ना बेटा उधर तक पूरा पीछे, और वो तो पूरी पार्टी एक ही है, ये तो सब नहीं अलग अलग है गुट अभी भी। अरे तुम लोगों ने अपना अपना गुट बना लिया होगा, हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है। अब ये बताओ सर, इधर आओ, हो गया बस इतनी ही बात करनी थी। क्या आओ, क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है? ये ट्रिपल डबल और सिंगल देखने से पहले हमने ये देख लिया होगा कि एटम सेम है। तो एटम अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वाला कोई चक्कर यहां पर है नहीं। क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें अलग अलग नजर आ रहे? इसका मतलब मैं इस फैक्टर में यहां पर मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोगों ने क्या मानकर चले हैं, बॉन्ड ऑर्डर, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। बात समझ में आ रही है? दूसरा है सर सी एन, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड एफ। क्या आप अपने को ये समझ में आ रहा है, कार्बन तो सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एफ जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं तो अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है, क्योंकि पीरियड में साइज उतना ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। वो तो पढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा है तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो क्या यहां पर ये सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से होगा, यानी लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN से हम क्वेश्चन को करेंगे सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही होगी। तीसरा
N2 O2 F2। देखो इज्जत से करो, नहीं ऐसा करा दूंगा बीच में कि मुझे बोलने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूं। मैं बीच में 2 सवाल ऐसे करा दूंगा जिनमें मैं बोल दूंगा एक्सेप्शन है, और जिनका पेपर से कोई संबंध नहीं होगा। तुम साले घूमते रहोगे आज पूरा दिन भर, और गूगल में कहीं मिलेगा नहीं तुमको। हर जगह 10 अलग अलग मिलेंगे उसके सोल्यूशन। इसलिए इज्जत से चुपचाप पढ़ते रहो। समझ में आ रहा है, मुझे पता है। हाँ खोल ले उधर, तू ऑनलाइन देख रहा होगा। N2 O2 और F2। अब थोड़ा सा दिमाग अपना लगा लो। क्या यार इतना अपने को पता है, N2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 मतलब और F2 मतलब, तो फिर से सारी लड़ाई वहीं बॉन्ड पे आ गई। यार नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, ये बहुत क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब है यहां फिर से फैक्टर आएगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आंसर होगा N2 फिर O2 फिर F2। चौथा है सर, इसमें जो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं वो पहले से करा के रखे हैं। कैसे? F2 Cl2 Br2 और I2, इन चारों में निकालना है ऑर्डर। समझना। अब यहां रिजल्ट आपको पहले से पता है कि गड़बड़ होनी है। कायदे से क्या होता, ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बॉन्ड एनर्जी को इज्जत से डिक्रीज कर जाना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर इनके पास एक कलाकारी क्या है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ क्या है कि फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। और इसीलिए थ्योरी की शुरुआत में बता दिया है कि यहां अपने को क्या कंसीडर करना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करेगा? और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम कितनी हो जाएगी ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फ्लोरीन जो है बस आयोडीन के पीछे रहता है। तो आंसर होगा Cl2 Br2 F2 और I2। सॉरी, घटना है, फ्लोरीन का I2 से कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा। अच्छा यहां से यहां घट रहा है तो ये बाहर निकल गए गेम के, तो सबसे ज्यादा किसका, Cl2। फिर कौन आया, Br2। अब F2 जो है वो I2 से पहले आ जाएगा, बस केवल इतना याद रख। क्लियर है मामला? तो ये है अपना आंसर, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा Cl2 के, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब पीछे वालों का ज्यादा होगा, आगे वालों का कम होगा। तो हमने बस केवल फ्लोरीन को वहां से हटा लिया। अब ये जो चौथा नंबर वाला पॉइंट है ना सर, इसको पढ़ने से एक चीज तो क्लियर है कि ये कहानी हर जगह होगी, ऐसा नहीं है कि केवल यहां होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर लोन पेयर है, क्या है, पहले तो लोन पेयर होना चाहिए तभी तो ये रिपल्सन आएगा सर। अगर एलिमेंट में लोन पेयर है तो सेम ग्रुप के सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में थर्ड पीरियड की बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी सेकेंड पीरियड से। क्लियर बात? तो मैं नीचे लिख सकता हूं कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट तो बॉन्ड एनर्जी थर्ड पीरियड एलिमेंट की हमेशा ज्यादा होगी किससे, सेकेंड पीरियड से। बाकी फिर वो अपने ग्रुप में कंपेयर करते रहो, कहां जाएगा वो एक अलग बात है। ये तो तय है कि F2Cl2 के पीछे ही रहेगा। और उसका रीजन क्या रहेगा
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और यहीं से पेपर में सवाल शुरू होते हैं, धुआंधार सवाल आता है इस पर, आप कहीं पर भी उठा लीजिए, क्योंकि गलती की संभावना क्या है, हम तुरंत अपने दिमाग में बुद्धि लगा लेते हैं एक चीज, क्या साइज बड़ा है तो कम होगा। सर साइज बड़ा है कम होगा ये कहां नहीं लगाना है, जहां लोन पेयर का रिपल्सन हो वहां पर ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाला फैक्टर आ जाएगा, और वो बॉन्ड एनर्जी को साइज बड़ा होने पर घटने की बजाय बढ़ा देता है, क्योंकि जिनका साइज छोटा है उनमें रिपल्सन ज्यादा है, वो तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, चलें। पांचवा नंबर, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि O2 है और H2 है, एक ये, दूसरा है N2 है यानी NN बॉन्ड और PP बॉन्ड, मतलब यहां बकायदा बॉन्ड आपको लिखकर देगा वो, इनमें मेरे को बॉन्ड एनर्जी का वो निकालना है। तो अपने को पता है सीधा सा कि ये लोग लोन पेयर वाली प्रजातियां हैं। बोलिए सर, क्या अगर लोन पेयर है तो यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करेगा? बिल्कुल करेगा। इनके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इनका साइज बढ़ गया है तो वो इनके फेवर में जा रहा है, साइज बढ़ने से रिपल्सन कम हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने बोला है थर्ड पीरियड की बॉन्ड एनर्जी सेकेंड पीरियड से क्या हो जाएगी? ज्यादा, जो कि होनी चाहिए थी कम, क्योंकि साइज बढ़ रहा था। और उसका रीजन क्या है सर? कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम। कोई डाउट हो तो अपनी बात पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है, सल्फर सल्फर में भी लोन पेयर है। ज्यादा रिपल्सन कहां होगा? जहां साइज छोटा होगा। तो ऑक्सीजन इसीलिए सेकंड पीरियड एलिमेंट में ये रिपल्सन ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसका मतलब है कि O2 का बॉन्ड मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसमें O2 नहीं, O सिंगल बॉन्ड O की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहां डबल बॉन्ड कर दूंगा तो सल्फर डबल बनाएगा नहीं, तो फिर दो बॉन्ड तोड़ने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो सीधा फंडा है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी में एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास, अच्छा इसी का एक पार्ट और है वो भी लिख लो, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन। अब बताओ यार, मंदबुद्धि बालक को क्या इनके पास लोन पेयर होता ही नहीं है, क्योंकि यहां कार्बन और सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कोई रिपल्सन पिपल्सन नहीं होगा। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि यहां पर मैंने लिखा है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहां कोई लोन पेयर का चक्कर नहीं है। जब लोन पेयर ही नहीं है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का भी कोई मतलब। आठवां, लिखिएगा कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन। सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। पहली चीज, इनमें क्या डिफरेंस है उसको समझिए। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है? नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है। यही है ना मामला? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ लोन पेयर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं।
अच्छा, सब है सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी लिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर बढ़ेंगे तो क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ेगा? लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और रिपल्सन अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या करती है? घटती है सर। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सीसी की, फिर एनएन, फिर ओओ, और सबसे बेकार है एफ और एफ। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी नहीं है। उसका रीजन क्योंकि हमने पहले ही आपके दिमाग में एक बात डाल दी है कि अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और दूसरी बात बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट है, तो यहां हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कंसीडर करते हैं। तो फिर आप वो काम कर ले जा रहे हो आराम। इसके बाद आता है 9th वाला, ये हम लोगों ने पीरियोडिक में किया था। F2 H2 Cl2 और O2। F2 H2 Cl2 और O2। पहला काम क्या किया करो, जब भी इस तरीके से मॉलिक्यूल दिए रहा करें, एक बार इनका स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर जरूर देख लिया करो। क्योंकि एक बात कॉपी में सबसे ऊपर लिख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी मेनली डिसाइडेड, मेनली मतलब वो फैक्टर जो हमेशा काम करता है, मेनली डिसाइडेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। यार सीधा फंडा है, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां ज्यादा बॉन्ड होंगे, ज्यादा बॉन्ड तोड़ने होंगे, तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा ही लगेगी। अगर जब सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स आते हैं, यानी जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, तब हम साइज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सारी बातें तब है जब बॉन्ड ऑर्डर क्या रहे? सेम। अगर बॉन्ड ऑर्डर ही बदल गया, नंबर ऑफ बॉन्ड ही बदल गए, तो जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, जाहिर सी बात है उनमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं आपसे देखूं बोलूं तो क्या आप ये कहेंगे कि यहां F सिंगल बॉन्ड F है, H सिंगल बॉन्ड H है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है और O डबल बॉन्ड O है? बोलो भैया। तो इसका मतलब ये तो पहले ही जीत गया इनसे। तो इसका मतलब O2 के लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड वाले, उसमें H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्योंकि यहां ओवरलैपिंग होती है 1s 1s, जो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग मानी गई है। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर आएगा H2। देखते चलना। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में वही राम कहानी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी उसकी वजह से Cl2 ज्यादा और F2 कम। क्लियर है बात? अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं यहां पर कोरिलेट कर सकता हूं। अगर किसी ने कहा इन दोनों के बीच में तुमने क्या देखकर डिसाइड किया है, तो मैं कहूंगा मैंने बॉन्ड ऑर्डर को देखा। बोलो बेटा, क्या देखा? बॉन्ड ऑर्डर देखा। यहां पर H2 और Cl2 के बीच में तुमने क्या देखा? तो मैं कहूंगा मैंने एक्सटेंट ऑफ, अब तो पूरी बात लिखेंगे ना दोस्त, अब डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहेंगे हमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखी, क्योंकि हाइड्रोजन में जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी वाली है? 1s 1s। और Cl2 या F2 में कौन सी ओवरलैपिंग है? PP ओवरलैप है। जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब 1s 1s ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर किसी ने कहा तुमने Cl2 और F2 में क्या देखा, तो मैं कहूंगा यहां मैंने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखा। तो आपके लिए सर मैंने बहुत आसान कर दिया है। आप अपने गांव देहात में अगर इस तरीके पढ़ा देंगे तो नंबर 1 टीचर बन जाएंगे। रोजी रोटी का जुगाड़ कर दिया है, इसलिए प्रॉपर लिख लो। यही सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगे भी बेटा, आदमी वही पढ़ाता है जो उसे आता है। फिजिक्स पढ़ाओगे तुम है? साले तुम्हें खुद नहीं आती है, तुम दूसरे को बताओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ध्यान रखना। अच्छा कह दो तो बड़ा बुरा लग जाता है आदमी को, आती है।
कर नहीं पाते हैं तो क्या हो गया, आती तो है। वो होता ही ऐसा है, वो एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि आ रहे हैं लेकिन आते नहीं है। फील बहुत करोगे तुम, इसीलिए याद रखना है जिंदगी में इमोशंस को अलग रख के काम करोगे तो काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। फीलिंग बहुत तगड़ी आती है, पहिया चल रहा है, कनेक्ट है रोड के साथ, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो होता है ना एक पहिए वाला, है ना, उसमें कांटेक्ट दिखाते हैं कि ये वो वाला पॉइंट है जो हमेशा रहता है टच में। बोलो सर। तो ये सब आता है, लेकिन फिर वो इतना पूछ लेता है कि बगल में थोड़ा सा ऐसे एंगल बना दिया कि इतने पे कितना लगेगा टॉर्क, खत्म खत्म। अगर अच्छा स्कूल में क्यों अच्छा है, स्कूल में कहा गया कूलम्स लॉ को बताइए, तुरंत बड़ाक से 2 चार्ज ले आए, कुछ लोगों ने 2 गुड्डे उड्डे बना दिए, उनके ऊपर प्लस माइनस लिख दिया, बकायदा डॉट डॉट डॉट, और बकायदा करते करते अपना काम होगा। क्योंकि वहां आपसे कुछ पूछ थोड़ी रहा है, आपसे कह रहा बताइए, बताने में आप माहिर है, आप कहें पूछिए तो अभी हम बताते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बताइए, आपने कहा अभी बताता हूं, पहिया लगा तुरंत तुम तैयार, गेंद घूम रहा, पूरा कहानी समझाने लगोगे। लेकिन कहे निकालिए, तो आपने कहा नहीं भाई साहब ये नहीं आता है अपने को, निकाल नहीं पाएंगे कुछ इसमें। तो पढ़ते रहिए, फील करते रहिए। आइए सर, यहां तक क्लियर है मामला, चलिए। तो सर इतनी कहानी अगर आपको आती है तो बॉन्ड एनर्जी का सवाल गलत नहीं होगा। और ये भी मैं बता दूं गारंटी के साथ कि सवाल इन्हीं में से कोई एक आ जाए। तो अगर आप बिल्कुल मंदबुद्धि नहीं है तो इतने में काम कर ले जाएंगे। इसके बाद सर 2 फैक्टर पढ़ लिए, बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया, बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया, तीसरा फैक्टर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। अब इस फैक्टर को पढ़ते समय कुछ चीजें हम आपको रिकॉल करा देते हैं। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या है sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने की संभावनाएं कितनी है? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। एक सिचुएशन है या नहीं है? ओके सर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री यानी शेप आप क्या मान के चलते हैं? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? क्या दूसरी सिचुएशन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है? क्या इस सिचुएशन में आप शेप पिरामिडल रखते हैं? और अगर पिरामिडल रखते हैं तो अमोनिया वाला आपको याद आता होगा, बॉन्ड एंगल आप 107 डिग्री रखते हैं, ये रटा होना चाहिए। तीसरा सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्या वाटर का केस आपको याद आता है? ऐसी सिचुएशन में आप बोलते हैं बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। तीनों ही सिचुएशन सेम हाइब्रिडाइजेशन की है या नहीं? तो इसका मतलब क्या, एक बात इसे पढ़ाने से पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर शेप सेम है, वो सॉरी अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल सेम हो ये जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट लिखिए, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, if hybridization same means bond angle same, it's not necessary, ये जरूरी नहीं है। if hybridization same, जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम की बात कर रहे होंगे, इतना पढ़ा चुके हैं, means bond angle same, it's not necessary, यानी ये हमेशा हो जरूरी नहीं है। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल CH4 कॉमा अमोनिया कॉमा वाटर, CH4 कॉमा अमोनिया कॉमा वाटर, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन लिखो sp3, तीनों के नीचे लिखो sp3 sp3 sp3। इतना तो कर पाओगे? बोलो बेटा, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। ब्रैकेट में लिखो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर मीथेन के नीचे, मीथेन के लिए नीचे लिखो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, अमोनिया के नीचे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, वाटर के नीचे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक बात? मीथेन के नीचे बॉन्ड एंगल लिखो 109 डिग्री 28 मिनट,
अमोनिया के नीचे बॉन्ड एंगल लिखो 107 डिग्री 107 डिग्री, और वाटर के नीचे बॉन्ड एंगल लिखो 104.5 डिग्री। तो बात क्लियर है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें हाई बॉन्ड एंगल निकालने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट लिखिएगा, 4 स्टेप में हम इसे निकालेंगे, 4 स्टेप। मेरे हिसाब से इन 4 स्टेप में निकाल आता है, बाकी फिर देखते हैं जैसा होगा भविष्य में। स्टेप 1, अच्छा ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जो पहले लिखा गया है वो पहले देखना है। बोलो सर। लिखिएगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन of central atom is different, यानी ये तब लगेगा जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप कहोगे ठीक है, जब ये होगा तो हम इसे लगाएंगे। तो बोले क्या लगाओगे? बोले सर, बोले इस केस में कहा जाता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी एस का परसेंटेज जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा माना जाए। छाप लो। जब हाइब्रिडाइजेशन डिफर करेगा तो आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी। sp3 में एस का परसेंटेज कितना होता है? 25%। sp2 में 33.3, sp में 50। तो sp3 से sp जाओगे तो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाता है। इतना ध्यान रखना। देखते हैं क्या ये लगता भी है या नहीं, क्योंकि आपको बॉन्ड एंगल आपने निकाल के रखे हैं। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लिखता हूं। एक है BeF2, एक भाई साहब है BF3, और एक भाई साहब है CF4। बना लीजिए सर। क्या आपको समझ में आ रहा होगा? यहां पर बताने की जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का क्या है, sp। यहां पर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है, sp2। यहां पर sp3 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। क्या साफ दिख रहा है? लेफ्ट से राइट जाने पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। बोलो अंकल, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल को क्या करना चाहिए? सॉरी, बॉन्ड एंगल को भी क्या करना चाहिए? डिक्रीज। बिल्कुल सही है। तो हमने अपना आंसर तो ये बना लिया, लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि BeF2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है? बोलो बेटा। अब प्रूफ कर रहे हैं तो क्या बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आया था? BeF3 ट्राइगोनल प्लेनर मामला था। क्या बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आया था? और CF4 टेट्राहेड्रल शेप आया था, यानी कि जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट आया था। तो इसका मतलब जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी गई। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। मतलब ये थ्योरीज कहां से बनी है, वो एग्जाम्पल को देखकर थ्योरी बना है। तो वो 4 स्टेप में आपको देख लेना। मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, होगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तो उस समय हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सेंट्रल एटम का। अब अगली कहानी, अगला स्टेप इसी को लेकर बनेगा। यानी अब क्या हो जाए? हाइब्रिडाइजेशन सेम। तो फिर क्या देखेंगे?
चले हटाएं अंकल, छाप लिए हो ना? देखो स्टेप 2, देखो इफ हाइब्रिडाइजेशन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम इज सेम बट लोन पेयर या बट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो यहां से कंसेप्ट आया, और चेक भी कर लेंगे तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये एग्जांपल आपने सबसे पहले अभी लिख ही रखा है, ताजा ताजा। अरे बोलो चाचा, लिखे हो कि नहीं? मीथेन में, अमोनिया में, वाटर में, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हैं। बॉन्ड एंगल आपको वहां पर आराम से दिख रहा होगा कि वो बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। जैसे बना दे रहा हूं, पहला एग्जांपल तो यही है, मीथेन, अमोनिया और वाटर। तो साफ समझ में आ रहा होगा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर और वाटर के पास 2 लोन पेयर। यहां पर ये केस है 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का, ये केस है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का, वाटर का केस है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का। तो क्या यहां पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेम ही आना है, sp3 sp3 sp3। लेकिन हम सबको पता है कि जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो मीथेन में बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, या 9.5 भी बोल दो, तो 9 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में हम सबने प्रैक्टिकली निकाल रखा है 107, वाटर में 104.5 डिग्री। तो क्या ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि लोन पेयर की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या इंक्रीज कर रहे हैं? तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? ये इसका पहला एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप उसमें हमें कोरिलेट करके बताइएगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर हम आपके सामने रखें NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस, कंपेयर करिए, बताइए। सबसे पहले क्या करिए, सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो लोन पेयर और वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 5, प्लस आया है मतलब 1 चला गया, बचे 4, 4 के 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे, यानी ये 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है। ये 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस है। ये नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, -1 है यानी एक और आ गया, यानी 6 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। ये है मामला असलियत में। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हुए नजर अपने को आ रहे हैं।
लेकिन ये हम तभी लगा पाएंगे जब क्या चीज सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम तीनों में सेम है, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या है, sp3 है। तो अब हम ये नहीं बता पाएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना है, क्योंकि वो तो हम एक ही जगह याद कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड एंगल 100% घट रहा होगा। ये हमारा आंसर होगा बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहीं कोई डाउट हो तो अपनी बात पूछ सकते हैं। 2 एग्जांपल से हमने प्रूव किया, एक जो आपको पता है और दूसरा जो आपको नहीं मालूम है, वहां पर आप एंगल वेंगल नहीं पूछे। अब यहां तुम हमसे पूछ लो कितना होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा है। हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम, तो ज्यादा ही कम आएगा, कंपेरिजन आता है आपके। तो दूसरा स्टेप तब यूज करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम हो और सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ लोन पेयर्स की संख्या अलग अलग हो। चलिए सर, हटाया जाए। स्टेप नंबर 3, अब ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, कब लगेगा बोलो भाई। अब क्या चीज है जो सेम हो जाएगी, अब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। तो लिखिएगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लिखो, ऑब्लिक क्यों लिखोगे, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर on central atom are same। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम पर वो भी सेम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, यानी कि तीनों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाए, डिफर कर जाए। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। बुनबुनाओ मत, इज्जत से पढ़ लो सालों, बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हें जो मजा आ रहा है ना, ये हमारी काबिलियत है कि तुम्हें बड़े मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं तो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जो जहां पढ़ता हो उससे पूछ लेना, सालों पता नहीं चलता है ये सब कहां से निकला है। लेके बैठे रहोगे और ये आदमी क्या करता है मालूम है, इसमें 107 होगा तो थोड़ा सा रिपल्सन होगा, यही सब है कहानी। और चाहे किसी से पूछ के देख लो जाके जो कहीं भी पढ़ता हो। ये नहीं कह रहे केवल हम ही, कुछ ही लोग होंगे जो इस तरीके से चीजों को वो करके बता रहे होंगे हम सिस्टमैटिक वे से, जिससे हर बच्चा कर पाए। वरना अंदाजा क्या लगाओगे मालूम है, वाटर है, जैसे पहले पढ़ाया था वो ज्ञान वाला है कि वाटर है तो वाटर में इतना होता है एंगल, तो मेथिल लगा दे तो रिपल्सन होगा। अब लोग उसी के हिसाब से चलते हैं कि यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ वो है, मतलब वही हाइपोथेटिकल। तो केमिस्ट्री को फिजिक्स नहीं बनाओ, इसलिए चुपचाप पढ़ लो तो आ जाएगा। और भुनभुनाते रहोगे, मस्ती आ रहे हैं कि एटम में सेम हो जाएगा तो लोग कर भी दें। ये तो वही है, और इसमें कह रहे हैं बहुत आसान है, अभी कब लगाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा वहां पे। तो इसलिए प्रॉपर लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर सेम, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। ये नहीं कि सब पर लोन पेयर है, नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम। उसके बाद क्या चीज डिफर भी करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिफर करे। तो अगर करेगी तो अब आंसर है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, बोलो बेटा, ऑफ, छोटा सा लिख लो, सेंट्रल एटम। पता होना चाहिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सेंट्रल एटम के। लेकिन ये करते समय
आप ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि तीनों या चारों या पांचों मॉलिक्यूल या आयंस में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या भी सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NCl3, PCl3 और ASCl3। अब ये एक्सेप्शनल केस हैं जिनको ला रहे हैं हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। पहले आपके हिसाब से, अपने हिसाब से कर ले, क्या ये बात तय है कि सब में एक एक लोन पेयर का मामला है सर? बोलो बेटा। तो क्या सब में 3 सिग्मा एक लोन पेयर है? यानी ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप इतने समझदार हैं कि सबका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या होगा? sp3। और एक बात सुन लो चाचा, अगर pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो AsH3 में बिल्कुल भी नहीं होता होगा। अरे बोलो ना यार। तो जैसे इसीलिए अमोनिया, pH3 और AsH3 का एग्जाम्पल काम नहीं करेगा, इसलिए चालाकी से Cl लिया जाता है। यहां तक मामला ठीक है ना? सही है। आइए सर, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। तो क्या आपने को यह भी पता है कि अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऊपर से नीचे आने पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो 100% बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा NCl3 में, फिर PCl3 और फिर ASCl। अब इसको इस तरीके से दिखाया गया है कि अगर सर हम यहां पर NCl3 ले लें और यहां पर PCl3 ले लें, तो दोनों के पास लोन पेयर तो है, बट फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा हो गया है। तो अब ये बताइए, यहां 2 प्रकार का रिपल्सन काम करता है। एक रिपल्सन क्या काम करता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और दूसरा रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। क्या बात समझ में आ रही है? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे अपना रिपल्सन डालेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ये बॉन्ड जो होंगे वो श्रिंक होंगे और बॉन्ड पे रिपल्सन कम होगा। कहा यह जाता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो क्या साइज जो है वो क्या कर गया है? इंक्रीज। तो अगर साइज इंक्रीज कर गया है तो ये जो रिपल्सन है वो अपने आप ही क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है मामला? तो आपको लगेगा यहां पर उल्टा, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि PCl3 में रिपल्सन बॉन्ड पेयर का ज्यादा, तो ज्यादा है इसका मतलब है कि ये एंगल खुल जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसका रीजन, इसका रिपल्सन इन पर कम तभी है जब ये इस सिचुएशन में, अगर ये इसके करीब जाएंगे रिपेल करके तो जाहिर सी बात है क्या होगा? बॉन्ड एंगल वो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिपल्सन बढ़ेगा तो फिर वापस फेंक देगा नीचे। तो इसलिए आपको यहां याद रखना है। यहां क्या बोल रहे हैं? इनका रिपल्सन अगर बढ़ेगा इनके ऊपर तो ये वाले बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी बॉन्ड पेयर दूर हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर अगर दूर होते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बोलो सर। बॉन्ड पेयर अगर दूर होंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, यानी तुम इस पे कितना भी रिपल्सन खेल लो, आपको ये दिखना चाहिए तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा सर। तो इसका मतलब नेट में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा कहां है? NCl3 में विद रिस्पेक्ट टू PCl। क्लियर बात? एक और जुगाड़, जब बात कर रहे हैं तो पूरी करेंगे सर, अब साली तुम्हें समझ में आए या ना आए। हाँ वाओ। अब एक बात बताओ, ये बताओ मुझे कैसे पता चला? ये तो फंसाने वाली बात है, झिलाने वाली बात है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन NCl3 में ज्यादा है और PCl3 में कम है। बोलो भाई, कैसे पता चला?
नाइट्रोजन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, पढ़ाया है 3.0, यानी नाइट्रोजन और Cl के बीच का बॉन्ड पेयर बीचों बीच होगा। बोलो बे, होगा या नहीं होगा? अब अगर बॉन्ड पेयर बीच में है इलेक्ट्रॉन का तो रिपल्सन होने के लिए तैयार है मामला। यहां फॉस्फोरस मरिल्ला, अरे फॉस्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है यार, कार्बन इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब जो भी यहां पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो किसके पास होगा? Cl के पास या Cl की तरफ होगा। इसकी वजह से कहा गया कि यहां पर कौन सा रिपल्सन ज्यादा है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, और यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अपने आप ही क्या होगा? कम होगा। और बॉन्ड पेयर के बीच में जब रिपल्सन ज्यादा होगा तभी तो बॉन्ड खुलेगा, तभी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, यानी यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और यहां कम होगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वरना आदमी कह देता है कि रिपल्सन तो यहां कम हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो बॉन्ड होंगे वो उतना एंगल, वहां यहां तो ज्यादा एंगल होना चाहिए। जवाब उसका उल्टा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी आपको यहां पर देखना है। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात और, अगर लोन पेयर पिक्चर में आ जाता तो, यहां लोन पेयर पिक्चर में है, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे बकायदा अपना इंपैक्ट डाल रहा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर से दूर भाग रहे हैं और आपस में जब करीब आते हैं तो बढ़ जाता है एंगल। यहां लोन पेयर का इंपैक्ट है नहीं, बॉन्ड पेयर वैसे ही Cl की तरफ घुसे हुए हैं, तो जब यहां उतना रिपल्सन ही नहीं है तो ये क्या कहेंगे? थोड़ा सा बॉन्ड एंगल खुला, बोले बस बहुत ठीक है, इतना ही है। यानी कि रिपल्सन जब बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। लोन पेयर तो एक पोजीशन है जो दिखाने के काम आती है केवल, लोन पेयर थोड़ी एंगल बनाता है। एंगल कौन बनाता है? बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री आप किसके आधार पे लिखते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लेकिन शेप आप किसके आधार पे लिखते हैं? लोन पेयर का इंपैक्ट डाल के बॉन्ड पेयर की सिचुएशन देखते हैं। अमोनिया अगर पिरामिडल है तो अमोनिया पिरामिडल क्यों है? क्योंकि अमोनिया के ये जो तीनों पैर हैं ये लोन पेयर की वजह से एक प्लेन में नहीं रहते, तो एक प्लेन में अगर नहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जब जाके किसी भी सरफेस पे जाएंगे ऐसे चंद्रयान की तरीके तो पिरामिड बना देंगे या नहीं बना देंगे? तो ये पिरामिड बनाने का श्रेय किसको है? बॉन्ड एंगल जो है वो ये बॉन्ड पेयर ही तो बना रहे हैं, यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं यही तो एंगल डिसाइड करेंगे। लोन पेयर कहां तुम्हें दिख रहा है? लोन पेयर तो घुसा हुआ है यहां पे, उसने अपना इंपैक्ट डाल के इनके तीनों पैर क्या कर दिए? टेढ़े, पोलियो हो गया इनको। अरे बोलो ना यार, तो बॉन्ड लोन पेयर इंपैक्ट डालता है, बॉन्ड एंगल डिसाइड तो यही लोग करेंगे सर, यानी एंगल आपको इन्हीं के बीच में देखना। तो कुल मिलाकर इनके बीच की दूरी बढ़नी चाहिए, ये बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और ये घटेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है सर। खैर जिनको यहां दिक्कत हो, देसी बच्चों के लिए अपना ये पुराना जुगाड़, आयुर्वेदिक नुस्खा है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो आप ये आराम से धुआंधार लगा सकते हैं। क्लियर बात? चौथी सिचुएशन क्या होगी? स्टेप नंबर 4 क्या होगा? अब सर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम बोल दो, या कुछ लोग इसको लिखवाते हैं कि सेंट्रल एटम सेम, दोनों बातें सेम ही हैं। क्लियर है? तो लिखिए स्टेप 4। डायरेक्ट लिखिएगा सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉमा नंबर ऑफ लोन पेयर कॉमा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों बातें क्या हो जाए? सेम। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों क्या हो जाए? सेम। नीचे लिखिएगा बट
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ या साइज ऑफ, दोनों ही लिखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑब्लिक साइज ऑफ टर्मिनल एटम आर डिफरेंट। क्या चीज अलग नजर आए? जो अब टर्मिनल एलिमेंट है उनकी या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बदल जाए या उनका साइज बदल जाए। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कब देखेंगे? जब सेम पीरियड के होंगे। साइज कब देखेंगे? जब टर्मिनल एलिमेंट सेम ग्रुप के होंगे। क्लियर है मामला? वो वही फैक्टर चलेगा। कहा गया बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज किसका? टर्मिनल एटम का। सेंट्रल एटम में तो सब सेम ही हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी? टर्मिनल एटम की। बना लीजिए। ये मतलब टर्मिनल एटम है। टर्मिनल एटम है TA। चलिए सर एग्जाम्पल लिखते हैं। OF2 OCl2 OBr2, तीनों बनाइए सर। OF2 OCl2 OBr2। ठीक है, आप अगर इनको बनाएंगे तो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर बनाएंगे? ये है सर FCl और Br। क्या सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा सबके पास 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, यानी कि जितने भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में सारे एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लोन पेयर की संख्या सबके पास कितनी है? 1। और सारे टर्मिनल वो सेंट्रल एटम सेम है, यानी मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या है? सेम। अच्छा एक बात और सुनिएगा, क्या मैं यहां पर, अरे हाँ तुमको इसी के लिए रखा था, वेरी गुड, 2 है अभी भी सेम है। आइए अब हमको एक बात ये बताइए सर, क्या यहां पर अगर मैं ये लिख देता कि सेंट्रल एटम सेम तो ये बात सही हो जाती? नहीं, ये बात कुछ जगहों पे गलत हो जाती। वहां गलत हो जाती जहां सेंट्रल एटम एक जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एक जगह डबल बॉन्ड से और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड से। यानी कि अगर पाई बॉन्ड बदलेंगे तो यानी कि पाई बॉन्ड आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए यहां बार बार हम क्या लिखवा रहे हैं? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये। अब पहले तो हम अपने जुगाड़ मेथड की बात कर लेते हैं। ये मेथड ये कह रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हमको साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है। तो वो ये कहेगा कि अगर साइज टर्मिनल एटम का बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन इंक्रीज करेगा, और रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो अभी पीछे बात हो रही थी, बॉन्ड एंगल डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉन्ड पेयर की। यानी कि जितना रिपल्सन उतना दूर, एंगल उतना ज्यादा। तो उसी के आधार पे बोला गया कि साइज ऑफ टर्मिनल एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी सही आंसर क्या होगा?
छाप लो पहले। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि साइज का टर्मिनल एटम के बॉन्ड एंगल से क्या रिलेशन है। साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन बढ़ता है और जाहिर सी बात है वो एंगल बढ़ जाता है। दूसरा वाला पॉइंट कौन समझाएगा इस क्लास में? अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कैसे हो जाए? एक आदमी और कोई? और कोई नहीं? बताओ। हाँ, पीछे जो किया था वही होगा, वो पीछे वाला सुनाओ। गौर से सुनना, ये पैक बना रहे हैं, इसको मत देखो। बात सुन रहे हो? कह रहा है टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, बोलो, उतना उन दोनों के बीच का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होगा। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जितना बीच में होगा, रिपल्सन उतना ज्यादा। पीछे वाले केस में सीएल खींच ले गया था कि नहीं? पीसीएल3 वाला तो खींच ले गया, तो अपनी सरफेस पे ले आया, अपनी तरफ ले आया। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो रिपल्सन क्या देखोगे? इसलिए टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में तो क्या ही आ रहा होगा। ये याद आया? ये याद रहेगा ना? ध्यान रखना। इसके बाद इन चारों पॉइंटों के बाद नोट करके लिखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप 4 स्टेप नंबर 3 क्या हो गया है? कुछ कह दिया उसने तुमको? बिल्कुल साले, बिल्कुल भाई बस्ती वाले हो बिल्कुल, मतलब कोई उसमें वो ही नहीं है। पिले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ए कुत्ता, लड़े जा रहे हैं आपस में। गजब किए हो यार। बनेंगे ससुर इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे तुम साले, सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट नहीं देख पाओगे कभी। क्या करेंगे? कंप्यूटर इंजीनियर। शकल देखो पहले अपना। कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनोगे ना। मैकेनिक्स पढ़ते रहोगे तो भी कुछ नहीं होना है, मैकेनिक बनोगे। एक्स में एस हट जाएगा बस केवल, और जिंदगी गायब हो जाएगी तुम्हारी। केमिस्ट्री में केमिस्ट रह जाएगा केवल। और केमिस्ट का मतलब विदेशों में होता है क्या? वैज्ञानिक। अपने यहां जानते ही हो क्या होता है? सेरिडॉन दे दो, जीरोडॉल एसपी दे दो, जाओ वो डब्बा वहां से उतार लाओ, और यही करते रहो। पढ़ा रहे साले, मरे कटे जा रहे हैं आपस में। कह रहे इंपॉर्टेंट है तो कह रहे नहीं हम इसी में कर देंगे खेल। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 ओनली एप्लीकेबल when central atom having at least one lone pair। यानी सर स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 तभी काम करेगा जब सेंट्रल एटम के पास कम से कम कितना लोन पेयर हो? एक। बात समझ में आ रही है? उसका रीजन क्या है? अगर सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर होगा, क्या होगा? 0 लोन पेयर। एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, देखना। ये एक सेंट्रल एलिमेंट है ए, बात समझिएगा। ये इसकी 4 डंडियां हैं, ठीक बात। एंगल 109 डिग्री है,
मोटा मोटी बात कर रहे हैं। अब हमको ये बताओ, जैसे मैं तुम्हारे सामने सिर्फ इतना बना दूं अगर, तो क्या तुम ये बात समझ सकते हो कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम? अरे बोलो ना यार। लोन पेयर का मामला 0, बोलिए। एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम सेम है तो वो भी सेम हो गया। अब मुझे ये बताओ, मैं यहां पर F लगाऊं, क्या लगाऊं? F। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। चारों F एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं कहूंगा मैं F की जगह Cl लगा दूं, क्या लगा दूं? ये समझदार लोग समझ पाएंगे, देसी कट्टे गायब हो जाएंगे। अब Cl लगाऊं तो Cl का साइज अगर बड़ा हुआ तो चारों तरफ बड़ा हुआ ना, और टोटल एंगल तो तुम्हारे पास 360 है, तो रिपेल करके कहां भाग जाओगे? रहोगे तो नेट में उतना ही। अगर तुम Cl की जगह और बड़ा एलिमेंट लगाओ Br, लगा दो साले को, क्या फर्क पड़ना है? बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं है बॉन्ड एंगल बढ़ने घटने का। अगर लोन पेयर आया, क्या आया? लोन पेयर, तो एक जगह खाली हो गई, 3 जगह बॉन्ड है, उस खाली जगह को कितना ऑक्यूपाई करोगे या नहीं करोगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और घटेगा। यानी ऐसी सिचुएशन में टर्मिनल एटम की या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा खेल तमाशा तब है जब तुम्हारे पास स्पेसिंग हो। स्पेसिंग का मतलब जब तुम्हारे पास लोन पेयर हो। लोन पेयर क्या करता है? एक जगह खाली कर देता है, तो जगह खाली तो वो तो या तो तुम्हें मिलेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और नहीं मिलेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। बड़ा सीधा सा फंडा है सर, क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है। अब जो सवाल कराएंगे उनमें काम आएगा। क्या कराएंगे? टाइम हो, एक तो करा ही देंगे, हटाए ये तो क्या ये करना है। चलो जल्दी जल्दी कर दोगे? आओ। करेक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर पहला है SF2 SCl2 और SBr2। कौन से स्टेप या कौन से रूल से ये सवाल हो जाएगा? क्या सल्फर एटम सेम दिख रहे हैं सब में? यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या भी सेम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम। क्या टर्मिनल एटम अलग अलग नजर आ रहा है? यानी कि ये सवाल करने के लिए हमको स्टेप 4 देखना पड़ेगा। बोलो बेटा। और स्टेप 4 से हम क्या देखेंगे कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। क्या टर्मिनल एटम का साइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? यानी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। दूसरा, PF3 PCl3 PBr3। ऊपर वाला कंसेप्ट कॉपी पेस्ट। बोलिए सर। सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर की संख्या सेम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। फास्फोरस तीनों में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यानी ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट जाने पर टर्मिनल एटम का साइज बढ़ रहा है, यानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ रहा हो। लेकिन ये हम तब लगा पा रहे हैं जब इन लोगों के पास लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा, PF3 PCl3 और BBr3। पहले कहानी समझिएगा। इन तीनों ही केसेस में सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों बातें सेंट्रल एटम की क्या है? सेम है। टर्मिनल एटम डिफरेंट है। बोलो सर। लेकिन यहां पर
स्टेप नंबर 4 का एप्लीकेशन नहीं हो सकता। उसका रीजन, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर की संख्या 0। 0 का मतलब ये बॉन्ड इससे ज्यादा कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा, यानी तीनों बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट क्या होंगे, सेम होंगे। ये इस तरीके से है कि अगर बोरॉन है और उसके पास ये 3 F लगे हैं, तो सर F का साइज छोटा होता है। ये बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, 120 होगा। अगर मैं यहां पर इसमें F की जगह पर Br लगा दूं तो ठीक है, टर्मिनल एटम का साइज पहले से बढ़ जाएगा, लेकिन सर तीनों तरफ रिपल्सन जो भी होगा वो कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब अभी भी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120, यानी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज। ठीक बात। तो अब हम लोग मिलेंगे कल नहीं बे, आज 2 बजे। क्लियर है मामला? खाना वाना खा लेना आराम से बीच में, और खाना ना खाना तो हवा खाना थोड़ी, बस इतना हो जाएगा। 2 बजे आना। अच्छा, कल वाली क्लास सुबह 7 बजे की है? बोलो सर। हाँ, तो ध्यान रखना है।